हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के क्रम में आज हम पढ़ेंगे अगले शासक के बारे में, यानी अशोक सम्राट के बारे में। और ये अशोक सम्राट का पार्ट सेकंड है। पहला पार्ट हमने बना दिया है, ठीक है, उसका वीडियो आप जरूर देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया है। और अशोक के पहले पार्ट में हम लोगों ने अभिलेखों के बारे में पढ़ा था, स्तंभ लेखों के बारे में पढ़ा था, गुहा लेख के बारे में पढ़ा था, ठीक, और भी कलाकृतियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रशासनिक इकाई, राजनीतिक इकाई, आर्थिक इकाई, ठीक है, तमाम जो छूट गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं। पहला बिंदु है, मौर्य प्रशासन में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिलती है। ठीक है, समस्त यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि समस्त शक्तियाँ जो थी वो राजा में केंद्रित हो गई थी, फिर भी राजा निरंकुश नहीं था। ठीक है, राजा तब भी सभी का भला चाहता था, वो अपने शक्ति का वो नहीं दिखाता था कि हम सारी शक्तियाँ हमारे हाथ में, हम निरंकुश हो जाए। ठीक है, ऐसी कोई घमंड नहीं थी राजा के अंदर, प्रजा का भलाई चाहता था। ठीक है, राजा की कुछ शक्तियाँ थी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, राजा की शक्तियाँ जो थी, राजा अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभक्त किया था। ठीक है, कई प्रांतों में बांटा था, क्योंकि साम्राज्य बड़ा था, सभी जगह तो वो अकेला प्रशासन संभाल नहीं सकता। ठीक है, तो अलग अलग प्रांतों में उसने मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति की थी। ठीक है, इन सब की नियुक्ति उपदा परीक्षण से होती थी। एक परीक्षण होता था, वो इनके कैरेक्टर की जांच होता था, इनके ईमानदारी का जांच होता था, तो इस परीक्षण से इनकी नियुक्ति होती थी। ठीक, आगे देखेंगे, राजा और मुख्यमंत्रियों की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता था। ठीक है, राजा के कार्य में मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता था। ठीक, इस मंत्रिपरिषद में विशेष रूप से अधिकारी होते थे, जैसे गवर्नर, सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, नौसेना नायक, आय व्यय नियंत्रण। ठीक है, तमाम अधिकारियाँ होते थे। ठीक है, और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य थे उनको अमात्य कहा जाता था। ठीक है, पीछे भी हम लोगों ने अमात्य के बारे में पढ़ा था। तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते थे उन्हें अमात्य कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक स्थिति और प्रशासनिक स्थिति इस प्रकार से है जैसे आज के समय में प्रशासनिक स्थिति है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्रिपरिषद है, संसद है, ठीक उसी तरह सब व्यवस्था था। ठीक है, आगे देखेंगे, राजा और मंत्रिपरिषद के लिए, ठीक है, राजा और मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए एक उप समिति बनाई गई थी, जिसे मंत्रिण कहा जाता था। ठीक है, राजा और मंत्रिपरिषद के लिए अलग से एक समिति बनाई गई थी, जिसे मंत्रिण कहा जाता था। ठीक है, इस मंत्रिण को अभिलेखों में परिसा के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, अभिलेखों में इसका नाम परिसा मिलता है। देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वहाँ पर कौन से अधिकारी थे, मतलब किस अधिकारी को क्या कहा जाता है, ठीक, कौन सा अधिकारी का क्या काम था, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री या मंत्री या पुरोहित नियुक्त होते थे, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक, अगला है सेनापति। सेनापति होता था जो युद्ध विभाग का मंत्री होता था। ठीक है, हर विभाग का, मतलब हर सेना विभाग का एक सेनापति होता था हर प्रांत में, जो युद्ध विभाग का मंत्री होता था। ठीक, अगला है एक समाहर्ता अधिकारी होता था। समाहर्ता जो राजस्व विभाग से देख रेख करता था। ठीक, नेक्स्ट है सन्निधाता, एक अधिकारी होता था जो कोषाध्यक्ष होता था। सन्निधाता जो कोषाध्यक्ष होता था, जहाँ पर खजाना या मुद्राएं रखी जाती थी, उसका हिसाब किताब करता था ये। ठीक है, अगला ये प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो होता था न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश कौन सा? फौजदारी न्यायाधीश, यानी जज होता था, फौजदारी का देख रेख करता था। अगला नायक होता था एक, जो सेना का संचालन करता था। ठीक, एक सेनापति होता था जो युद्ध विभाग का मंत्री होता। ठीक है, और ये नायक है जो सेना का संचालन करता है। एक अगला है कर्मण्विक। कर्मण्विक उद्योग या कारखानों का मंत्री होता था। ठीक है, आज के समय में भी कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह उद्योग और कारखानों का मंत्री होता था। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग, इसकी जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं, ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सब की जानकारियाँ जो मिलती हैं हमें अर्थशास्त्र मिलती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारी को शीर्ष कहा गया और शीर्ष की संख्या 18 बताया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य की रचना है। ठीक, आगे देखते हैं, एक दंडपाल होता था। ठीक है, दंडपाल पुलिस को कहते थे। ठीक है, जो पुलिस अधिकारी होते थे उसे दंडपाल कहा जाता था या रक्षिण कहा जाता था। ठीक है, तो दंडपाल की नियुक्ति होती थी। व्यवहारिक अधिकारी होते थे जो न्यायाधीश होते थे, मतलब जज होते थे। ये नगर का जज होता था। ठीक है, नगर में होने वाली घटनाओं का देखरेख करता था। ठीक, एक नागरिक होते थे। ठीक है, नगर में नागरिक होते थे, जिसे आज हम लोग पौर भी कहते हैं। तो जो नगर का मुखिया होता था उसे नागरिक कहते थे, जिसे कोतवाल भी कहा जाता है। ठीक है, एक
अलग अधिकारी दुर्गपाल होता था जो दुर्ग की रक्षा करता था। ठीक है, दुर्गपाल, दुर्ग मतलब दुर्ग, पाल माने रक्षा करने वाला, तो दुर्गपाल होता था जो दुर्ग की रक्षा करता था। एक अंतपाल होता था। ठीक है, अंतपाल मतलब लास्ट में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करने वाला। ठीक है, एक दुर्गपाल हो गया दुर्ग की रक्षा करने वाला, एक अंतपाल हो गया सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करने वाला। ठीक है, तो ये सब अधिकारी थे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, अब पूछ लेगा अंतपाल दे देगा, पूछ लेगा कि क्या करता था, ऑप्शन में दे देगा सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। ठीक है, तो आप सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक पर टिक लगा सकते हैं। आगे देखिए आठविक, आठविक मतलब जंगल भी होता है। ठीक है, तो आठविक क्या होता था, वन विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, आठविक वन विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट दवारिक होता था, दवारिक जो राजमहल का देखरेख करता था। ठीक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। ठीक है, आगे देखेंगे मंत्री परिषद द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी। ठीक है, मंत्री परिषद में द्वितीय श्रेणी के भी लोग थे जिसकी संख्या 26 बताई जाती है। ठीक है, तो इसके भी कुछ अधिकारी थे, उनके भी नाम देख लेते हैं। जैसे लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष होता था। ठीक है, कि कैसा सिक्का छपना है, कहाँ से छपना है। ठीक है, जो मतलब जो काम आरबीआई का है इस समय, ठीक है, वही काम लक्षणाध्यक्ष का होता था। आगे देखेंगे पौत्वाध्यक्ष, पौत्वाध्यक्ष मूल नियंत्रण का काम करता था, यानी माप तौल का अध्यक्ष होता था। शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष का काम जुर्माना लगाना था। कोई भी अगर कोई जुर्म करता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिस पर जुर्म लगाया जा सके, ठीक है, तो उस पर वो जुर्म लगाता था। ठीक है, मतलब जुर्माना लगाया जाता था। ठीक है, इसलिए इसको शुल्काध्यक्ष कहा गया। अगला होता सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष भूमि कर को लेने वाला यानी लगान वसूलने वाला सीताध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, कृषि विभाग से संबंधित अध्यक्ष मतलब अधिकारी था। अगला है अकाराध्यक्ष, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है पड़याध्यक्ष, पड़याध्यक्ष में व्यापारिक वाणिज्य से संबंधित अधिकारी होता था। नवाध्यक्ष जो है नौसेना का अधिकारी होता था, आज भी होते हैं नौसेना का अधिकारी। ठीक है, तो नवाध्यक्ष कौन होता था, नौसेना का अधिकारी होता था। और भी अभी संस्थाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष सड़कों का अधिकारी होता था, सड़क बनवाना है, कहाँ पर बनवाना है, ठीक है, ये सब देखता था। नेक्स्ट है गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षण करता था। देखिए मौर्य काल में वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। ठीक है, तो ये गणिकाध्यक्ष भी नियुक्त होता था जो वेश्याओं का निरीक्षण करता था। मुद्राध्यक्ष होता था, पासपोर्ट विभाग का देखरेख करता था। ठीक है, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का देखरेख करता था। देखिए अगला जो अध्यक्ष होता था वो महापौर पाषाण अध्यक्ष होता था। ठीक है, अगला जो अध्यक्ष होता था वह महापौर पाषाण अध्यक्ष होता था जो गुप्तचर होता है। ठीक है, आज के समय में भी गुप्तचर होते हैं। ठीक है, एजेंट होते हैं ना, रा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इसी तरह वहाँ पर भी गुप्तचर विभाग होता था, गुप्तचर अध्यक्ष होते थे। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए साम्राज्य को इसने 4 भागों में बांटा था। ठीक, सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य की जो थी प्रांत थी, अच्छा सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। ठीक, प्रांत सबसे बड़ी इकाई थी। ठीक है, प्रांत को देख रेख करने वाला कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था, ये यहाँ पर प्रशासन संभालता था। ये कौन होते थे, राज्यपाल होते थे। राज्यपाल कौन होते थे, ये राजा का कोई पुत्र होता था। ठीक है, वो इसका देख रेख करता था। ठीक, आगे के देखेंगे इससे छोटा, प्रांत से जो छोटा होता था वो जिला होता था। ठीक है, जिला को विषय भी कहा जाता है, आहार भी कहा जाता है, और यहाँ के जो अधिकारी होते थे इसकी देख रेख करने वाले उसको विषयपति कहते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो स्थानिक अधिकारी होते थे उसे डीएम कहा जाता था। जो मतलब जो डीएम होते थे उसे प्रादेशिक या स्थानिक कहा जाता था। जिला से छोटा नगर होता था। नगर का देखरेख करने वाले को नागरिक कहा जाता था। ठीक, नगर की देखरेख करने वाले को नागरिक कहा जाता था, और जिनका जो पोस्ट होता था वो महामात्र देव होता था। ठीक है, पोस्ट का नाम महामात्र देव है, नगर के देख करने वाले को नागरिक कहा जाता था। ठीक, और सबसे छोटी इकाई हो वो ग्राम है, ग्राम को देख रेख करने वाला ग्रामीक होता था जो इस समय प्रधान कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ का न्याय करने वाला जो होता था वो राजुक कहलाता था। न्याय करने वाले को राजुक यानी जो जज होता था उसे राजुक कहते थे। इसके राज्य विस्तार देखते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। देखिए इधर पश्चिम में कलिंग तक फैला हुआ था, पूर्व में कलिंग तक, पश्चिम में अवंती, उत्तरा पथ में तक्षशिला और दक्षिणा पथ में सुवर्णगिरी। ठीक है, बीच में अशोक था प्राची या मध्य देश में, जहाँ पर पाटलिपुत्र था, यहाँ पर ये शासन करता था, इसकी राजधानी है। इसने कलिंग को विजय कर ही लिया था। कलिंग की राजधानी तोसली थी। ठीक, और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। सब जगह अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त किया था। ठीक है, वो वहाँ पर शासन करते थे। आगे देखते हैं, आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। क्या आर्थिक स्थिति थी मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, राजस्व की रूपरेखा क्या था।
ठीक है। तो किसी भी राजस्व का रूप रेखा देखने के लिए हम कृषि को देखते हैं और उसके सामाजिक स्थिति देखते हैं, आर्थिक स्थिति देखते हैं, ठीक है, इसी तरह देखते हैं। तो यहाँ का आर्थिक स्थिति क्या था वो हम देखते हैं। आर्थिक स्थिति एक कृषि थी, पशुपालन थी और वाणिज्य, इसी पर आर्थिक स्थिति टिकी हुई थी। देखिए आर्थिक स्थिति में हम भूमि देखते हैं तो भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक कृष्ट था, दूसरा अकृष्ट, तीसरा स्थल, ठीक है। जुती हुई खेत को कृष्ट कहते थे और बिना जुती हुई खेत को अकृष्ट, और ऊंची भूमि को स्थल कहा जाता था। और इन तीनों भूमि से जो कर वसूलता था उसे सीताध्यक्ष कहते थे, ठीक है। सीता मतलब भूमि हो गया और कर वसूलने वाला सीताध्यक्ष हो गया, ठीक। आगे देखेंगे जिस भूमि में बिना वर्षा के अच्छी फसल हो उसे आदेव मातृक कहते थे, ठीक है। कुछ भूमि ऐसी होती थी जहाँ पर बिना वर्षा के बिना वर्षा के अच्छी फसल होती थी, ठीक है। तो उस भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था, ठीक है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे सिंचाई के लिए जो शब्द यूज होता था उसे सेतुबद्ध के नाम से संबोधित किया जाता था, ठीक है। सिंचाई के लिए सेतुबद्ध शब्द प्रयोग किया जाता था। राजकीय भूमि पर काम करने वाले जो थे दास थे, कर्मकार और कैदी, ठीक है। जो जैसे जेल में रहते हैं जो कैदी हैं वो भी राजकीय भूमि यानी सरकारी भूमि पर काम करते थे, ठीक है। भूमि कर का जो दर था वो 1/6 था, ठीक। और कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो सीधे एग्जाम में पूछ लेता है। सीता क्या होता है, ठीक है। राजकीय भूमि से होने वाला आय को सीता कहा जाता है, ठीक है। और कर वसूलने वाले को क्या कहते हैं, सीताध्यक्ष कहते हैं। आगे देखेंगे भाग क्या होता है, तो भाग क्या होता था, तो भाग कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त उपज को भाग कहते हैं, ठीक है। कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर को भाग कहते हैं, ठीक। मतलब उपज का एक हिस्सा होता था, ठीक है, या एक भाग कहते हैं, इसी वजह से इसको भाग कहा जाता था। निष्क्रम क्या होता है, निष्क्रम मतलब निर्यात कर, ठीक। हिरण क्या होता है, देखिए उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था, वो कर होता था। लेकिन अगर कोई अनाज न देकर उसके बदले में नगद देता है तो उसे हिरण कह देते हैं, ठीक है। तो ये अनाज के रूप में न होकर नगद होता था, इसे हिरण कहते हैं। बलि क्या है, देखिए बलि तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये भू राजस्व कर होता था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, इसको आप जरूर याद रखिएगा। बिष्टी क्या होता है, तो बिष्टी बेरोजगारों के लिए बिष्टी शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी जानकारियाँ जो स्रोत हैं, इन सब की आर्थिक स्थिति की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो वो अर्थशास्त्र मिलती है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो चाणक्य की रचना है, ठीक है। आगे देखेंगे मुद्रा थी, ठीक है। जो मान्य मुद्राएं थी वो क्या क्या थी, किस तरह की मुद्रा थी, पलक, कासारपण, धरण, पड़, ठीक है, ये सब चांदी के सिक्के थे, ठीक है। सुवर्ण क्या था, सोने के सिक्के को सुवर्ण कहा जाता था। मासक, तांबे के सिक्के को मासक कहते थे। काकड़ी, तांबे के छोटे सिक्के को काकड़ी कहते थे, ठीक है। तो ये सब मुद्राओं के प्रकार थे, इन सबको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आगे देखिए ब्याज पर रुपया, ठीक है, उस समय भी ब्याज दिया जाता था, ठीक है। तो ब्याज पर जो रुपया दिया जाता था उसे रूपिका कहा जाता था या परीक्षण कहा जाता था, ठीक है। ब्याज पर दी गई राशि को रूपिका कहते थे, ठीक। उद्योग धंधों के लिए जो शब्द यूज होता था उसे श्रेणी कहते हैं, ठीक। कारु, जो देवताओं की मूर्ति बनाते थे उसे कारु कहते हैं यानी कलाकार, ठीक है। तो जो देवताओं की मूर्ति बनाते थे, ठीक है, यहाँ पर ये शब्द आया है कि जो देवताओं की मूर्ति बनाते थे मंदिरों में या अन्य जगहों पर, ठीक है, उनको कारु कहते थे, ठीक। ब्रह्मदेय क्या होता है, ठीक है, कुछ भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी जिस पर कर नहीं लगता था तो उसे ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मणों को राज्य से कर मुक्ति जमीन मिलती थी, वह दान में मिलती थी, उसे कर ब्रह्मदेय कहते थे, ठीक है। इस साम्राज्य की कुछ सांस्कृतिक स्थिति है उसको देख लेते हैं। जो उस समय घर बने थे वो पत्थर के बने थे, और पत्थर कहाँ से आते थे, तो पत्थर चुनार से आते थे जो मिर्जापुर के पास से, ठीक है। इसके पहले घर जो बनते थे वो लकड़ी के बनते थे, लकड़ी और ईंटों के, ठीक है। लेकिन इस समय जो घर बने वो पत्थर के बने थे, ठीक है। अशोक और दशरथ नागार्जुन पहाड़ी में गुफा बनाकर आजीवक संप्रदाय को दिया था। देखिए अशोक था और उसका पौत्र आता है आगे चल के दशरथ, ये नागार्जुन पहाड़ी में गुफा बनाए थे, आजीवक संप्रदाय को दिया था, ठीक है। देखिए अशोक तो बौद्ध धर्म का था, ठीक, लेकिन उसने आजीवक संप्रदाय को गुफा बना कर दिया था। आजीवक संप्रदाय को क्यों दिया था, क्योंकि अशोक के पिता जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय से था, ठीक है, इसलिए इसने गुफा बनाकर आजीवक संप्रदाय को दिया, ठीक है। आगे देखेंगे अशोक ने बराबर की पहाड़ी में गुफा बनाकर आजीवक संप्रदाय को दिया, जिसका नाम कड़, चौपार, सुदामा और विश्व की झोपड़ी है, ठीक है। 4 गुफाएं बनवाया था।
आगे देखेंगे कुछ सामाजिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों को छोड़कर न तो कोई अंतरजातीय विवाह और न ही दूसरों का पेशा अपना सकता था। ठीक है, केवल ब्राह्मणों को छोड़कर, ब्राह्मण अंतरजातीय विवाह कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं। ठीक है, तिवारी पांडे में, पांडे दुबे में ऐसे करते हैं। ठीक, तो ब्राह्मणों को छोड़कर ना ही कोई अंतरजातीय विवाह कर सकता था और ना ही कोई दूसरे का पेशा कर सकता था। आगे देखेंगे स्त्रियों को पुनर्विवाह का अनुमति था और स्त्रियों का नियोग होना। ठीक है, नियोग से क्या तात्पर्य है, अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है या किसी स्त्री का पति का मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो वो अपने देवर से शादी कर सकती थी। ठीक है, देवर से शादी करने को नियोग कहा जाता था। ठीक है, स्त्री को पुनर्विवाह करने का अनुमति था और वो अपने देवर से भी शादी कर सकती थी। आगे देखते हैं तलाक के लिए मोक्ष शब्द का यूज हुआ है। आगे देखेंगे तलाक के लिए मोक्ष शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, और आगे देखेंगे अशोक के यात्रा का क्रम क्या। देखिए, हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे कि अशोक ने 10वें वर्ष में बोध गया का यात्रा किया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसने कई यात्रा की थी। ठीक है, तो उसका क्रम इस प्रकार है, गया में किया, ठीक है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर कुशीनगर की यात्रा किया जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। फिर लुम्बिनी की यात्रा किया जहाँ पर वो पैदा हुए। कपिलवस्तु की यात्रा किया। सारनाथ की यात्रा किया जहाँ पर वो सबसे पहले उपदेश दिए। सारनाथ की यात्रा किया जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिए थे। ठीक है, उसके बाद श्रावस्ती का यात्रा किया जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, तो इस क्रम में उन्होंने यात्रा किया। इस क्रम को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, आगे देखेंगे सागौर अभिलेख जो गोरखपुर में है। ठीक है, यहाँ पर सच मिला है कि खगानों को इकट्ठा किया जाता था, मतलब खगानों को रखा जाता था कि ताकि संकट काल में उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, आगे देखेंगे अंतिम जो शासक था, ठीक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, हम लोग ने मगध के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने मगध के बारे में पढ़ा था कि मगध का पहला शासक जो था वो भी बृहद्रथ था। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों का नाम एक ही है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ और मगध का पहला शासक बृहद्रथ। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं मगध का पहला शासक और अंतिम शासक का सेम ही नाम है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।